वे एक अच्छे पटेल परिवार से आए थे, वे बहुत संपन्न थे, लेकिन उन्होंने सब कुछ खो दिया। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति खो दी। फिर भी हमारे पिताजी के मरने से पहले 17 साल तक, 1 या 2 साल नहीं, 17 साल की उम्र में उन्होंने जैसी खुशियां मनाई थी वैसी ही खुशियां मैंने अपने डैडी को दी। मैं इकलौता बेटा हूं और मैंने अपने डैडी को वैसी ही खुशी दी। मैंने अपनी माँ को भी वही खुशी दी, चाहे मेरी माँ को ज्यादा खुशी ना मिली हो, लेकिन अपने माँ बाप को मैंने 100% खुशी दी है। इसीलिए अगर कोई पूछे कि धरती पर दिखने वाले भगवान कौन हैं, तो मैं कहूंगा कि वे हमारे माँ बाप ही हैं। माँ बाप, माता पिता का सम्मान करना चाहिए। मेरे बचाव में माता पिता तो गांव में गणपति ईश्वर के लिए भी नहीं आए, गणपति ईश्वर के लिए भी नहीं आए, गांव में रुक गए, नहीं आए। तब जब उनके कुमार स्वामी के साथ प्रतियोगिता हुई थी, तब वे पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर आए, लेकिन गणपति गणेश जी अपने माता पिता के चारों ओर ही घूमे। उन्हें सबसे पहले पूजा करनी चाहिए। यह एक ऐसा अत्यंत महत्वपूर्ण, मौलिक और सर्वोपरि कार्य है जिसे किसी भी अन्य गतिविधि, कार्य या दैनिक दिनचर्या की शुरुआत से पहले सर्वोच्च प्राथमिकता और पूर्ण समर्पण के साथ संपन्न किया जाना चाहिए। इस पवित्र क्रिया का महत्व इतना अधिक और गहरा है कि इसे किसी भी शुभ कार्य, नए उद्यम, महत्वपूर्ण निर्णय या यहां तक कि दिन की शुरुआत से पहले भी अनिवार्य रूप से और अत्यंत श्रद्धापूर्वक संपन्न करना आवश्यक है। यह न केवल एक प्राचीन परंपरा का निष्ठापूर्वक पालन है, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, मानसिक और व्यक्तिगत अभ्यास भी है, जो व्यक्ति के जीवन में सकारात्मकता, आंतरिक शांति, मानसिक स्पष्टता और सफलता के अनगिनत द्वार खोलता है। इस एक विशेष कार्य को पूरी निष्ठा, एकाग्रता और भक्ति के साथ करने से व्यक्ति को न केवल गहन आंतरिक शांति की अनुभूति होती है, बल्कि उसे अद्वितीय मानसिक स्पष्टता भी प्राप्त होती है और उसके भीतर एक प्रबल आध्यात्मिक शक्ति का संचार होता है। यह शक्ति उसे जीवन की अनगिनत चुनौतियों का सामना करने, हर प्रकार की बाधाओं को सफलतापूर्वक पार करने और अपने निर्धारित लक्ष्यों को पूरी दृढ़ता और आत्मविश्वास के साथ प्राप्त करने में अमूल्य सहायता प्रदान करती है। यह एक ऐसा सार्वभौमिक और कालातीत सिद्धांत है जिसे सदियों से विभिन्न सभ्यताओं, संस्कृतियों, धार्मिक परंपराओं और जीवन दर्शनों में अपनाया गया है, और इसका नियमित रूप से पालन करने से व्यक्ति को अपने जीवन में एक गहरा संतुलन, सामंजस्य और उद्देश्य स्थापित करने में अद्भुत मदद मिलती है। यह क्रिया व्यक्ति को अपने मूल से जोड़ती है, उसे विनम्रता सिखाती है और उसे ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ पूर्ण रूप से संरेखित करती है, जिससे उसका समग्र कल्याण, समृद्धि और आध्यात्मिक उत्थान सुनिश्चित होता है। यह एक ऐसा अनुष्ठान है जो व्यक्ति को उसके उच्चतर स्व से जोड़ता है, उसे नकारात्मक प्रभावों से बचाता है और उसे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और संतोष प्राप्त करने के लिए आवश्यक ऊर्जा और प्रेरणा प्रदान करता है। इस प्रकार पूजा को सर्वप्रथम करना केवल एक धार्मिक कर्तव्य नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है जो व्यक्ति को पूर्णता की ओर ले जाती है। समस्या के कारण मैं बाहर आ गया, ठीक है। इस तरह बाहर आने के बाद मैंने 11 साल एक ही कंपनी में काम किया। मैं एक बहुत अच्छा वक्ता बन गया, मैंने बहुत ज्ञान अर्जित किया। आज मेरी कंपनी में श्रीनिवास शंकर एक नाम, एक ब्रांड बन पाया हूं, तो उसका कारण वही कंपनी है, ठीक है। उस कंपनी का नाम मैं नहीं बता सकता, बता नहीं पा रहा हूं, ठीक है। इस तरह सीखने के लिए जब मैंने उस कंपनी पर रिसर्च की तो मैंने यूट्यूब देखा, फेसबुक पर रिसर्च की, फेसबुक देखा, यूट्यूब देखा, तब इंस्टा कभी कभी ही आता था। इंस्टाग्राम, ये सब सोशल मीडिया में है। यूट्यूब 2004 में आया, लेकिन 2014 तक किसी को ठीक से पता नहीं था। 2004 में जब आया था तब मोनेटाइजेशन करना बहुत आसान था। पता है जगन्नाथेश्वरम, आजकल यूट्यूब मोनेटाइजेशन, आज यूट्यूब पर डबल कमाई करने के लिए 4000 घंटे वॉच आवर्स होने चाहिए। 4000 घंटे वॉच आवर्स होने चाहिए। यूट्यूब पर किसी भी चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए योग्य होने के लिए उसे कुछ महत्वपूर्ण और अनिवार्य मानदंडों को पूरा करना होता है। इन मानदंडों में सबसे प्राथमिक और महत्वपूर्ण शर्त यह है कि चैनल के पास कम से कम 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए। यह संख्या YouTube पार्टनर प्रोग्राम YPP में शामिल होने की पहली और सबसे आवश्यक सीढ़ी है। इस सब्सक्राइबर सीमा को पार किए बिना कोई भी चैनल विज्ञापन राजस्व या YouTube द्वारा प्रदान की जाने वाली अन्य मोनेटाइजेशन सुविधाओं के माध्यम से कमाई नहीं कर सकता। जब कोई चैनल सफलतापूर्वक इस 1000 सब्सक्राइबर की सीमा को पार कर लेता है तो वह YouTube पार्टनर प्रोग्राम के लिए आवेदन करने के योग्य हो जाता है। मोनेटाइजेशन का अर्थ है कि चैनल अपने वीडियो पर विज्ञापन चलाकर आय अर्जित कर सकता है, YouTube प्रीमियम सब्सक्रिप्शन से होने वाले राजस्व का एक हिस्सा प्राप्त कर सकता है और चैनल मेंबरशिप, सुपर चैट, सुपर स्टिकर्स जैसी सुविधाओं के माध्यम से भी आय उत्पन्न कर सकता है। डबल कमाई का तात्पर्य अक्सर विभिन्न स्रोतों से होने वाली आय से होता है, जैसे कि विज्ञापन से होने वाली आय के साथ साथ ब्रांड डील्स, मर्चेंडाइज बिक्री, एफिलिएट मार्केटिंग या अन्य ऑफ प्लेटफॉर्म आय के अवसर। YouTube पार्टनर प्रोग्राम के तहत चैनल क्रिएटर्स को न केवल विज्ञापन से होने वाली आय का एक हिस्सा मिलता है,
बल्कि उन्हें अपने दर्शकों के साथ सीधे जुड़ने और अतिरिक्त आय के अवसर प्राप्त करने का भी मौका मिलता है। यह प्रक्रिया चैनल क्रिएटर्स को अपनी सामग्री से वित्तीय लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाती है, जिससे वे अपनी रचनात्मकता को बनाए रख सकें और अपने दर्शकों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री का उत्पादन जारी रख सकें। इस प्रकार 1000 सब्सक्राइबर की सीमा को पार करना किसी भी यूट्यूब चैनल के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो उन्हें डबल कमाई के अवसरों और एक स्थायी ऑनलाइन उपस्थिति की दिशा में आगे बढ़ाता है। यह केवल एक संख्या नहीं, बल्कि एक चैनल की विश्वसनीयता और दर्शकों के साथ उसके जुड़ाव का प्रतीक भी है, जो उसे यूट्यूब इकोसिस्टम में एक सफल और लाभदायक इकाई के रूप में स्थापित करता है। जब आर.के. रेड्डी जी और जी.बी. राव जी आए, तब से बिजनेस एक नई दिशा में चला गया, ये आप सभी जानते हैं। उस समय तक हम तेलुगु में झूम मीटिंग शुरू नहीं कर पाए थे। तेलुगु में झूम मीटिंग शुरू नहीं हुई थी। उसके बाद अच्छे लीडर्स आए। किसी भी तरह से सपोर्ट करना है, ऐसा मुझे पहले से ही लगा था। मैं स्पीकर हूं, इसलिए मुझे प्रेजेंटेशन पता है। इसलिए जब पूछा गया कि मीटिंग क्यों की, उसमें से किसी ने स्क्रीनशॉट लिया, स्क्रीनशॉट लेकर पीडीएफ तैयार किया। मेरी मीटिंग में मैं पीडीएफ नहीं दिखाता, लेकिन आर.के. रेड्डी पीडीएफ दिखाते हुए थोड़ा समझाते थे। ठीक है, मैंने भी पीडीएफ देखकर समझाया। मैं 7 लोगों से अलग अलग संपर्क करता था। 2 बजे संपर्क किया गया था। इस तरह सब हो गया। 2.5 साल तक हमने खुद ही संपर्क किया। वास्तव में आज इतने सारे फाउंडर्स हैं। अगर अपडेट्स हैं तो सच में मैं बहुत खुश हूं। मेरे साथ इतना शानदार काम करने वाले सभी लीडर्स को मेरा धन्यवाद। मुझे उन सभी का हृदय से आभार व्यक्त करना है, जिन्होंने मेरे जीवन में एक अमूल्य और अविस्मरणीय भूमिका निभाई है। मेरे परम मित्र वीर ब्रह्मचारी जी, जिन्होंने न केवल मेरे सुख दुख में एक सच्चे साथी की तरह मेरा साथ दिया, बल्कि हर चुनौती और कठिनाई के क्षण में भी मेरे साथ मजबूती से खड़े रहे। उन्होंने मुझे हमेशा सही मार्ग दिखाया, मेरी हर दुविधा में मुझे स्पष्टता प्रदान की और मुझे कभी भी अकेला महसूस नहीं होने दिया। उनकी मित्रता मेरे लिए एक अनमोल खजाना है, एक ऐसा सहारा जिसके बिना मेरा जीवन अधूरा सा लगता। उन्होंने मुझे भावनात्मक रूप से सहारा दिया, मेरी हिम्मत बढ़ाई और व्यावहारिक रूप से भी मेरी सहायता की, जिससे मैं कई मुश्किलों से सफलतापूर्वक उबर पाया। उनकी उपस्थिति मात्र से मुझे एक असीम शक्ति, प्रेरणा और आत्मविश्वास मिलता है, जो मुझे जीवन की हर बाधा का सामना करने में सक्षम बनाता है। इसी प्रकार उन सभी नर्सों का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने अपनी निस्वार्थ सेवा, अदम्य समर्पण और अथक परिश्रम से अनगिनत लोगों के जीवन में आशा की किरण जगाई है। विशेष रूप से उन नर्सों का जिन्होंने मेरी देखभाल की, मेरे स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में अथक प्रयास किए और मुझे हर पल आराम, सुरक्षा और अपनेपन का एहसास कराया। उनकी दयालुता, धैर्य, सहानुभूति और व्यावसायिकता वास्तव में सराहनीय है और अनुकरणीय है। उन्होंने न केवल शारीरिक रूप से मेरी सहायता की, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी मुझे सहारा दिया, जिससे मैं अपनी बीमारी से लड़ने में सक्षम हो पाया और जल्द स्वस्थ हो सका। उनका योगदान अविस्मरणीय है और मैं उनके प्रति सदैव कृतज्ञ रहूंगा। यह आभार केवल शब्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि मेरे हृदय की गहराइयों से निकला हुआ एक सच्चा सम्मान और कृतज्ञता है उन सभी के लिए, जिन्होंने मेरे जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है और उसे एक नई दिशा दी है। बड़े बेटे होने के कारण हमारे पिताजी ने बहुत कुछ हासिल किया। जब मेरी माँ के पिता नाना ने कुछ हासिल किया, तब उन्होंने क्या किया जानते हैं? वही बड़े बेटे। बड़ा बेटा होने के कारण जो कुछ भी था सब कुछ संभाल लिया। सब कुछ संभालने के बाद मेरी जिंदगी ऐसी हो गई। अगर सच में ऐसा होता तो मैं अपने गांव में ही रहता। मैं करीमनगर जिले से आया हूँ, मैं पल्लीटू से आया हूँ, मुझे सब कुछ पता है। मैं एक किसान पटेल परिवार में पैदा हुआ हूँ, मैं किसान हूँ, मुझे खेती करना आता है, हल चलाना आता है, गाय भैंस चराना आता है, मैंने खेत में नागल हल चलाया है, मुझे सब कुछ आता है। मैंने मेहनत की और ऊपर आया हूँ। मैंने डिफेंस में भी हल चलाया है, लेकिन एक दिन मैंने खेत में नागल हल जोता। ध्यानेश्वरी जी, क्या आपको पता है मडिकटल क्या है? मैंने खेत में हल जोता है। वे बैल मुझे बहुत पसंद है, मैं उन्हीं बैलों से हल चला रहा था। उस समय मेरी उम्र छोटी थी, शायद 13 साल रही होगी। उस समय 13 साल की उम्र भी ज्यादा मानी जाती थी, मेरी शादी तब नहीं हुई थी। 13 साल की उम्र में जब अधिकांश बच्चे अपनी पढ़ाई और खेलकूद में व्यस्त होते हैं, यह लड़का अपनी छोटी सी उम्र के बावजूद खेतों में हल चला रहा था। उसके नन्हे कंधे, जो अभी पूरी तरह से विकसित भी नहीं हुए थे, उस भारी हल का बोझ उठा रहे थे, जिसे खींचने के लिए अक्सर बड़े और मजबूत बैलों की आवश्यकता होती है। सुबह की पहली किरण के साथ ही वह अपने काम में जुट जाता था और सूरज ढलने तक बिना रुके मिट्टी को पलटने और खेत को बुवाई के लिए तैयार करने में लगा रहता था। उसके हाथों में छाले पड़ गए थे और उसके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी, लेकिन उसके मन में अपने परिवार के लिए कुछ करने का दृढ़ संकल्प था। यह केवल हल चलाना नहीं था, बल्कि अपने परिवार के भरण पोषण के लिए एक अथक संघर्ष था।
वह हर दिन अपनी पूरी शक्ति और लगन के साथ उस बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने का प्रयास करता था ताकि उसके परिवार को 2 वक्त की रोटी मिल सके। यह दृश्य न केवल उसकी शारीरिक शक्ति को दर्शाता था बल्कि उसकी मानसिक दृढ़ता और जिम्मेदारियों के प्रति उसकी समझ को भी उजागर करता था। वह एक ऐसे बच्चे का प्रतीक था जिसे बचपन में ही बड़े होने पर मजबूर कर दिया गया था और जो अपने परिवार के भविष्य के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। उसके छोटे छोटे हाथ, जो शायद अभी भी खिलौनों से खेलने के लिए बने थे, अब कठोर मिट्टी को चीरने वाले हल की मूठ को कसकर पकड़े हुए थे। धूप की तपिश उसके चेहरे पर पड़ती थी, पसीना उसकी आंखों में चुभता था, लेकिन वह बिना किसी शिकायत के अपना काम करता रहता था। उसके पैरों में मिट्टी लगी होती थी और उसके कपड़े धूल से सने होते थे, जो उसके दिन भर के परिश्रम की कहानी कहते थे। वह जानता था कि उसके परिवार का अस्तित्व उसके इस अथक प्रयास पर निर्भर करता है। हर एक हल की चाल, हर एक मिट्टी का पलटना उसके परिवार के लिए एक बेहतर कल की उम्मीद थी। वह सिर्फ एक किसान नहीं था बल्कि एक योद्धा था जो अपने परिवार के लिए हर दिन एक नई लड़ाई लड़ रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो उसके दृढ़ संकल्प और अटूट भावना को दर्शाती थी। वह अपने बचपन को त्याग कर एक जिम्मेदार वयस्क की भूमिका निभा रहा था और यह सब अपने प्रियजनों के लिए था। नहीं देंगे सर? दे सकते हैं। चैरिटी वालों को $2, सिर्फ $2। अगर चैरिटी को $2 देते हैं तो लाखों की आमदनी, हजारों लोगों के अपडेट्स मिलेंगे और भी बहुत लोग आएंगे। अगर ये सब भी $2 दें तो ओबीसी में कितना होगा सर? 28 लाख। इतने डॉलर का मतलब एक बार हमारी भारतीय मुद्रा में कितना होता है सर? आने वाले दिनों में कितने लोगों की मदद कर सकते हैं? 1 लाख मतलब 80 लाख। आने वाले दिनों में कितने लोगों की मदद कर सकते हैं सर? ओबीलक के जरिए अद्भुत सौभाग्य। मुझे जानकारी है कि ओबीलक के जरिए, मान लीजिए ज्ञानेश्वर जी हैं जो वनपर्थी में रहते हैं, आप वनपर्थी में, हाँ, आप वनपर्थी में निवास करते हैं, यह जानकारी मुझे प्राप्त हुई है और मैं आपको यह बता रहा हूं कि ओबलेस के माध्यम से मान लीजिए आपको यह सूचना मिलती है कि कोई व्यक्ति अत्यंत दयनीय और गरीब स्थिति में जीवन यापन कर रहा है, उसे अचानक एक गंभीर स्ट्रोक का सामना करना पड़ा है जिसके कारण उसकी शारीरिक और मानसिक स्थिति बहुत बिगड़ गई है और वह इस समय अत्यधिक पीड़ा और परेशानी में है जिससे उसका जीवन बहुत कठिन हो गया है। उस बोझ को डुप्लीकेट करके कंपनियों को मदद करें, ऐसा होता है सर। जब हम किसी कंपनी के बोझ को कम करने के लिए उसे डुप्लीकेट करते हैं तो यह एक बहुत ही प्रभावी तरीका होता है जिससे कंपनियों को वास्तव में सहायता मिलती है। ऑपरेशन करने पर ऐसा होता है, जब हम किसी कार्य को सफलतापूर्वक अंजाम देते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप ऐसी ही स्थितियां उत्पन्न होती हैं। चारों ओर एक आईना रखते हैं, हमें दिखाई देता है सर। यह एक रूपक है कि जब हम अपने आसपास के वातावरण को ध्यान से देखते हैं तो हमें अपनी स्थिति और दूसरों की आवश्यकताएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। वैसे हम भी मदद कर सकते हैं, 10 लोगों को भी वैसे ही मदद कर सकते हैं। जिस प्रकार हम कंपनियों की सहायता करते हैं उसी प्रकार हम व्यक्तिगत स्तर पर भी 10 या उससे अधिक लोगों की मदद कर सकते हैं जिससे समाज में सकारात्मक बदलाव आ सके। अगर कोई धोखा करता है तो वह टिकता नहीं, आपको पता है ना। यह एक सार्वभौमिक सत्य है कि जो व्यक्ति या संस्था बेईमानी का सहारा लेती है वह लंबे समय तक सफल नहीं रह पाती। अगर कोई कंपनी में धोखा करता है तो वह टिकती नहीं। किसी भी कंपनी में अगर धोखाधड़ी या अनैतिक कार्य होते हैं तो उसकी नींव कमजोर हो जाती है और वह अंततः विफल हो जाती है। कंपनी को अगर आप सही से चलाते हैं तो वह रहती है, नहीं तो चली जाती है। यदि किसी कंपनी का संचालन ईमानदारी और कुशलता से किया जाता है तो वह स्थिर रहती है और प्रगति करती है, अन्यथा उसे बंद होना पड़ता है। आजकल तुरंत ही टर्मिनेट कर देते हैं क्योंकि और भी लोग आ रहे हैं। वर्तमान समय में यदि कोई कर्मचारी कंपनी के मानदंडों को पूरा नहीं करता या अनुचित व्यवहार करता है तो उसे तुरंत सेवा से हटा दिया जाता है क्योंकि बाजार में योग्य उम्मीदवारों की कोई कमी नहीं है। इनकम स्थिर नहीं रहती, सामाजिक रूप से बीच में नहीं रखते क्योंकि सब बराबर हैं सर। आय की स्थिरता हमेशा बनी नहीं रहती और सामाजिक पदानुक्रम में किसी को भी विशेष स्थान नहीं दिया जाता क्योंकि सभी व्यक्ति समान हैं और उन्हें समान सम्मान मिलना चाहिए। इसमें गरीब भी हैं, सबको कंपनी एक जैसा देखती है। कंपनी के भीतर चाहे कोई गरीब हो या अमीर, सभी कर्मचारियों को समान दृष्टि से देखा जाता है और उनके साथ समान व्यवहार किया जाता है। इसमें कोई भेदभाव नहीं है, गरीब अमीर का फर्क नहीं है। कंपनी की नीतियों में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता और आर्थिक स्थिति के आधार पर कोई अंतर नहीं किया जाता। आज पांडर्स कंपनी में देखिए सर, जिले में आज पांडर्स में 1,35,000 लोग हैं। पांडर्स में बहुत सारे लोग नेटवर्क में हैं। उदाहरण के तौर पर पांडर्स कंपनी को देखें, आज जिले में पांडर्स के साथ 1,35,000 से अधिक लोग जुड़े हुए हैं और पांडर्स के नेटवर्क में बड़ी संख्या में लोग सक्रिय रूप से शामिल हैं। हमारी कंपनी का स्लोगन